Good morning, student. Today our topic is what is process. ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जैसे कंप्यूटर में कोई भी यूजर जब भी कोई प्रोग्राम क्रिएट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस में हमने कोई प्रोग्राम को क्रिएट करा। उस प्रोग्राम को क्रिएट करते ही सबसे पहले तो आप उसको सेव करते हो। सेव करने का मतलब होता है कि वो प्रोग्राम आपका सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो रहा है। ठीक है। सी ड्राइव, डी ड्राइव, एक्स वाई जेड किसी भी लोकेशन पर आप सेव करते हो तो वो क्या है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। और जब कोई प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है, अब वो प्रोसेसिंग के लिए सेकेंडरी मेमोरी से किस में लोड होता है, मेन मेमोरी में। क्योंकि हर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए किसकी नीड होती है, सीपीयू की नीड होती है। तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जाएगा और प्राइमरी मेमोरी से वो सीपीयू को अलॉट होता है और सीपीयू में उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है। तो इस ड्यूरेशन में जो भी चीज हो रही है इसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो जब कोई प्रोग्राम आपका सेकेंडरी मेमोरी से किस में मूव करा, मेन मेमोरी में, और वो प्रोग्राम को हम उस समय उस प्रोग्राम को क्या कहेंगे, प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। प्रोसेस को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सिस्टम प्रोसेस एंड यूजर प्रोसेस। अब यदि हम बात करें सिस्टम प्रोसेस की, तो सिस्टम प्रोसेस जनरली कौन है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करेगा, दैट इज सिस्टम प्रोसेस। और जो प्रोसेस यूजर के थ्रू परफॉर्म होती है, दैट इज यूजर प्रोसेस। और सिस्टम प्रोसेस तो यूजर की प्रोसेस को भी कंट्रोल करेगा, वो कौन है, सिस्टम प्रोसेस। यहाँ पर प्रोसेस मैनेजमेंट को देखा जाए तो ये एक टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो कि पूछा भी जाता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, या प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या है ना, या प्रोसेस को कितने स्टेट में डिवाइड किया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको डिफाइन करना है प्रोसेस, उसके टाइप को, और प्रोसेस के स्टेट कितने होते हैं। तो देयर इज 5 प्रोसेस स्टेट, हमेशा याद रखें। सबसे पहला होता है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है, ये फर्स्ट स्टेट है, देन रेडी, देन रनिंग एंड टर्मिनेट, एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पर एक और स्टेट होता है, दैट इज वेटिंग स्टेट। तो देयर इज अ 5 प्रोसेस स्टेट, जिसमें यदि हम फर्स्ट स्टेट की बात करें, न्यू स्टेट, या यहाँ से हमारा प्रोग्राम है, जैसे जब भी आप कोई क्रिएट करते हो, दैट इज न्यू स्टेट। और जब वो प्रोग्राम सेकेंडरी से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस समय वो कौन से स्टेट में होगा, वो प्रोग्राम। यहाँ पर सबसे पहले यूजर ने एक प्रोग्राम क्रिएट करा सी प्लस प्लस में, तो वो कहाँ सेव करा, सेकेंडरी मेमोरी में। इट मीन्स कि न्यू स्टेट, जब एक प्रोग्राम या एक प्रोसेस क्रिएट हुई, फिर वो प्रोसेस वो कहाँ पर मूव हुई, रेडी। रेडी फेज का मतलब वो कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी से किस में मूव हुई, प्राइमरी मेमोरी में। इट मीन्स कि जब भी कोई प्रोसेस सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी में होती है, इट मीन्स कि वो रेडी फेज में है कि वी कैन एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर रेडी फेज से कोई भी प्रोसेस है वो रनिंग फेज में जाती है। रनिंग फेज का मतलब होता है कि फाइनली उस प्रोसेस को सीपीयू अलॉट हो गया और यहाँ उसका फाइनल एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन किसी कारणवश यदि कोई उस प्रोसेस को किसी अदर रिसोर्स की नीड होती है, तो वो प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूशन अपना स्टॉप करेगी और वो कहाँ आ जाती है, वेटिंग फेज में। और यहाँ पर वो अपना, जैसे फॉर एग्जांपल उसे इनपुट आउटपुट का काम करना है, तो इस समय आपका सीपीयू क्या हो गया, आइडल फेज में हो जाता है। और ये प्रोसेस आपकी यहाँ पर आ जाएगी, वो वेटिंग फेज में। यहाँ वो अपना काम कंप्लीट करेगी, वापस से वो रेडी क्यू में आएगी या रेडी स्टेट में आएगी, और फिर वो रनिंग स्टेट में पहुंचती है। यहाँ पर उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है सीपीयू में। रनिंग का मतलब होता है सीपीयू। और यहाँ पर उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन होगा, और फिर यदि वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वो फाइनली एग्जिट होगी। और एग्जिट का मतलब होता है वो टर्मिनेट होगी। तो यहाँ पर ऐसे 5 स्टेट हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेट। तो ये हमें क्लियर है कि टर्मिनेट क्या होता है, रेडी क्या होता है, और यदि हम यहाँ देखें तो जब भी कोई प्रोसेस फर्स्ट क्रिएट हुई वो रेडी क्यू में है। जब वो रनिंग है मतलब कि न्यू स्टेट रेडी से किस में गई, रनिंग में। फिर यहाँ पर वेटिंग स्टेट है कि यदि उस प्रोसेस को किसी अदर रिसोर्स की नीड होती है तो वेटिंग स्टेट में आती है। और यहाँ पर वो फाइनली, ये हमारा एक लाइफ साइकिल कहलाएगा कि न्यू, रेडी, रनिंग में गई, वेटिंग में वापस, फिर वेटिंग से रेडी में,
और फिर रनिंग, और इस तरीके से वो टर्मिनेट हो जाएगी। यदि कोई प्रोसेस न्यू स्टेट में आई, डायरेक्ट वो रेडी में आकर रनिंग में जाएगी, और हो सकता है कि वो यहीं से डायरेक्ट वो टर्मिनेट भी हो सकती है। ये जो वेटिंग फेज है, अकॉर्डिंग टू इन कंडीशन की उसे इनपुट आउटपुट या अदर रिसोर्स की नीड होती है, तो वो वेटिंग फेज में आती है। अदरवाइज इस ये एक पूरा लाइफ साइकिल है प्रोसेस स्टेट का। इस तरीके से प्रोसेस स्टेट क्या होते हैं या प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या होता है, तो आप ये पूरा डिफाइन कर सकते हैं। अब आता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि हमने कहा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो पूरी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। हर एक छोटी छोटी प्रोसेस को भी कंट्रोल करेगा कि किस प्रोसेस को कब सीपीयू मिलेगा, वो प्रोसेस सीपीयू में कितनी देर तक एग्जीक्यूट होगी। तो ये जो चीज होती है, अभी आपने यहाँ देखा कि कोई प्रोसेस क्रिएट हुई और फिर वो रनिंग में जा रही है, रनिंग से फिर वो किसी वजह से वेटिंग में जा रही है, फिर वापस से वो प्रोसेस वहां से शुरू हो रही है जहां पर वो स्टॉप, यहाँ से वो वेटिंग में आई थी, रुकी थी, फिर आगे वो एग्जीक्यूट होती है, ना कि वो स्टार्टिंग से यहाँ पे रन होने लगती है। तो ये जो सारी चीजों का, हर प्रोसेस का जो भी हम प्रोग्राम यहाँ यूजर क्रिएट करता है, इनकी सारी इंफॉर्मेशन को जो स्टोर करके रखता है वो कौन है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। इट मीन्स कि ये एक तरीके से उसके पूरे एक प्रोग्राम के एड्रेस को, प्रोसेस के पूरे स्टेट को, सारी चीजों को स्टोर करके रखता है, उसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी के बेस पर ही आपका ओएस काम करता है, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। जैसे कि आपने जब वो न्यू स्टेट में जब कोई प्रोसेस क्रिएट की, तो उसकी क्या होती है? एक आईडी जनरेट होती है। वो प्रोसेस की आईडी बन गई, अब वो प्रोसेस किस स्टेट में कहाँ कहाँ मूव कर रही है, तो ये वो उसका स्टेट बताता है। तो हमने भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हर प्रोसेस के कितने स्टेट होते हैं? 5 स्टेट होते हैं। और प्रोसेस के पॉइंटर है, उसकी प्रायोरिटी क्या है कि कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगी, उसका रजिस्टर है, उसकी इंफॉर्मेशन है, ये सारी डिटेल्स को जो रखता है, इसे हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो, बट ये इनके नाम से ही समझ में आता है कि ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक्चुअल में करता क्या है। अब आता है कि शेड्यूलर, प्रोसेस शेड्यूलर। तो अब हम यहाँ बात करें प्रोसेस शेड्यूलर क्या होते हैं। तो देयर इज अ थ्री प्रोसेस scheduler. Scheduler is an operating system divided in three category. Long term scheduler जिसे LTS short में कहा था, LTS, short term scheduler STS, और मीडियम टर्म शेड्यूलर जिसे MTS कहेंगे। तो ये एक शेड्यूलर होते हैं जो शेड्यूल करते हैं। अभी हमने बात की कि प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होती है, तो इन स्टेट में ले जाने का काम जो कर रहा है वो कौन है? शेड्यूलर है, जो ये शेड्यूल करते हैं कि ये प्रोसेस अब कौन से स्टेट में मूव करेगी। तो यहाँ पे 3 शेड्यूलर होते हैं। तो जैसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की हम बात करें, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो, सिंपल कि कोई भी प्रोसेस जब न्यू क्रिएट हुई, तो उसे मतलब सेकेंडरी मेमोरी में है, मतलब यहाँ न्यू का मतलब प्रोसेस क्रिएट हुई और सेकेंडरी मेमोरी में है। सेकेंडरी से उसे कौन लेकर जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में। सेकेंडरी टू प्राइमरी मेमोरी, न्यू टू रेडी स्टेट, न्यू से रेडी स्टेट में जो लेकर जाता है वो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो आप जब भी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बोलेंगे तो इट इज अ शेड्यूलर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और लॉन्ग टर्म को शॉर्ट में LTS कहा जाता है। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है कि कोई भी न्यू प्रोसेस को रेडी स्टेट में लेकर जाना। न्यू स्टेट से मतलब यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जो उस प्रोसेस को नेक्स्ट स्टेट में लेकर जाता है, उसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहते हैं। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होगा? जो कि अब जैसे यहाँ इसके आगे वो काम करेगा, जैसे रेडी स्टेट में आ गई, रेडी से जो रनिंग में लेकर जा रहा है वो कौन हो गया? आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो याद रखना कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वो होगा जो कि न्यू से रेडी, और जो रेडी से रनिंग में ले जाएगा वो कौन है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर तब काम करता है जैसे कि हमने ही देखा कि कोई प्रोसेस है जो रेडी से रनिंग में एग्जीक्यूट हो रही है, इफ दैट प्रोसेस नीड अदर रिसोर्स सो इट विल गो इन वेटिंग स्टेट। तो वो शेड्यूलर जो कि किसी प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में लेके जाता है वो है मीडियम टर्म शेड्यूलर। वेटिंग से रेडी में भी कौन लेके जाएगा? मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो इस तरीके से ये जो है हमारे डिफरेंट शेड्यूलर हैं। यहाँ पर 3 शेड्यूलर हैं, वो क्लियर हो गया होगा आपको। कंप्लीट
प्रोसेस ऑफ शेड्यूलर, तो आप ये एक फाइनल डायग्राम बना सकते हैं। यदि प्रोसेस आता है, शेड्यूलर आता है, या प्रोसेस लाइफ साइकिल आता है, तब आप ये डायग्राम कंप्लीट बना सकते हो। इसमें पूरी प्रोसेस क्लियर है कि कहाँ कौन जा रहा है। और ये देखिए यहाँ से न्यू से रेडी में ले जा रहा है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, रेडी से रनिंग में लेके जा रहा है शॉर्ट टर्म, और रनिंग से वेटिंग में दैट इज मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो इस तरीके से ये आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आता है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो कि हमारा एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सीपीयू शेड्यूलिंग, तो हमने अभी ये समझा कि हर प्रोसेस जो क्रिएट की जा रही है उसे किसकी नीड होती है, सीपीयू की। तो कोई भी प्रोसेस सीपीयू में कब जाएगी वो डिसाइड करता है, वो मतलब किस प्रोसेस को कब जाना है सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू हम समझेंगे। तो यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रिएम्प्टिव एंड नॉन प्रिएम्प्टिव। प्रिएम्प्टिव को शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं, प्रिएम्प्टिव को क्या कहेंगे, स्टॉप रनिंग, स्टॉप एग्जीक्यूशन या स्टॉप रनिंग। एंड नॉन प्रिएम्प्टिव का मतलब है नॉन स्टॉप रनिंग। बस इससे दो वर्ड से आप समझ सकते हो, स्टॉप रनिंग एंड नॉन स्टॉप रनिंग। प्रिएम्प्टिव एंड नॉन प्रिएम्प्टिव। प्रिएम्प्टिव का मतलब होता है कि हम इसको एक बहुत सिंपल तरीके से समझें कि जब कोई प्रिएम्प्टिव वो होता है कि यदि कोई प्रोसेस को सीपीयू मिला, जैसे हमने अभी स्टेट पढ़ा कि रेडी से प्रोसेस रनिंग में गई, अब उसको एक प्रोसेस सीपीयू में चली गई एग्जीक्यूशन के लिए। तो प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि यदि कोई प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए जाती है तो वो प्रोसेस सीपीयू में रन होगी। यदि कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है तो वो अपने एग्जीक्यूशन को स्टॉप करेगा और वहां पर वो दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए ले लेगा। तो ये प्रीएम्प्टिव हुआ। नॉन प्रीएम्प्टिव कौन है, हमने कहा नॉन स्टॉप रनिंग का मतलब यदि वो एक बार कमिटमेंट कर दिया, मतलब यदि एक बार कोई प्रोसेस सीपीयू में एंटर हो गई, वो तब तक चलेगी जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। जैसा मैंने एग्जांपल के थ्रू हमने समझाया, जैसे कोई टीचर है तो वो प्रिएम्प्टिव मोड में यदि काम करेगा तो वो क्या करेगा कि भाई मैंने अभी पढ़ाया, जैसे 40 मिनट या 1 घंटे का मैंने लेक्चर लिया, और इसके बाद मैंने कहा यदि वहां पर मुझे बीच में, यदि उसी लेक्चर में ले रही हूँ और इसी बीच में यदि मुझे किसी काम के लिए बुलाया जाता है, तो मैं क्या करूंगी, स्टॉप रनिंग, मतलब मैं अभी आपको पढ़ाना बंद करूंगी और मैं क्या करूंगी, यहाँ से चले जाऊंगी। क्योंकि वो काम क्या है, हायर प्रायोरिटी का काम है, तो मैं वहां पर जाकर चले जाऊंगी। तो दैट इज प्री एम्पशन, मतलब कि मैंने स्टॉप रनिंग, मतलब मैं यदि आपकी क्लास ले रही थी तो मैंने क्या किया, अपनी क्लास को स्टॉप करा। ठीक है, और स्टॉप किया इट मीन्स कि मैंने वहां पे आपकी क्लास को आइडल नहीं छोड़ा, मतलब खाली नहीं छोड़ा। तो मैंने किसी दूसरे टीचर को बोला कि जब तक मैं वहां गई हूँ आप यहाँ पर क्लास लेंगे। तो इसे कहते हैं प्रीएम्पशन। एंड नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि यदि मैंने कहा मैं क्लास ले रही हूँ तो मैं तब तक पढ़ाऊंगी जब तक कि मेरा कोर्स ही कंप्लीट ना हो जाए या पूरी यूनिट कंप्लीट ना हो जाए। तो ये क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव मोड है, कि जो कंटिन्यू तब तक चलेगा जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए प्रोसेस। और प्रीएम्प्टिव में वो प्रोसेस स्टॉप हो जाती है यदि कोई हायर प्रायोरिटी की कोई प्रोसेस आ जाती है, तो वो अपने आप को एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, अब कैटेगरी की बात करें प्रीएम्प्टिव में, यहाँ पर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है कि हाई प्रायोरिटी की आ गई तो वो अपने एग्जीक्यूशन को स्टॉप करेगा। और एक आती है राउंड रॉबिन, तो ये बहुत है, ये एग्जाम में जनरली बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नॉन प्रिएम्प्टिव में आती है आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड शॉर्टेड जॉब फर्स्ट। तो ये जो एल्गोरिथम्स हैं जो हम आगे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, जो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखना, एटी, बीटी, सीटी, टीएटी एंड यहाँ पे डब्ल्यूटी एंड आरटी। कौन कौन से हुए यहाँ पर, एटी मतलब अराइवल टाइम, बीटी मींस बर्स्ट टाइम, सीटी मींस कंप्लीशन टाइम, और टर्न अराउंड टाइम जैसे टीएटी बोलते हैं, और डब्ल्यू टी का मतलब वेटिंग टाइम, और आर टी का मतलब रिस्पॉन्स टाइम। ये डिफरेंट टाइम क्राइटेरिया है, बिना इस टाइम क्राइटेरिया को समझे आप आगे एल्गोरिथम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम पहले इनको समझें। अब बात आती है अराइवल टाइम की। अराइवल टाइम का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम कोई प्रोसेस क्रिएट होकर
कहाँ पर आई, रेडी क्यू में आई। इट मीन्स कि जब आप रेडी होके और कॉलेज में एंटर होते हो, दैट इज योर अराइवल टाइम, कि आप उस टाइम पर अराइव हुए। तो ऐसे ही जब कोई प्रोसेस कहाँ आई, प्राइमरी मेमोरी में। सेकेंडरी में तो ऑलरेडी स्टोर है, बट वो एग्जीक्यूशन के लिए कहाँ आती है, रेडी क्यू में। रेडी क्यू मीन्स वो आपकी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी किसे कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को। तो ये याद रखना कि सेकेंडरी से किस में आई, प्राइमरी में। तो वो कहाँ पर है आपका, रेडी क्यू। और जब वो प्रोसेस रेडी क्यू में आती है तो उसे आप कहते हो अराइवल टाइम, कि सबसे पहले वो अराइव हुई, है ना। अब यहाँ देखा जाता है कि जब जो प्रोसेस सबसे पहले आती है तो वो अराइव हुई, तो उसे सीपीयू मिलेगा। इस तरीके से आगे एल्गोरिथम हम सॉल्व करेंगे। तो ये अराइवल टाइम वो कहलाएगा जब प्रोसेस फर्स्ट टाइम मेमोरी में आई, रेडी क्यू में। सेकेंड है वर्स्ट टाइम, का मतलब होता है कि वो प्रोसेस कितना एग्जीक्यूशन टाइम उसको लगेगा सीपीयू में। पर्टिकुलर सीपीयू है और उसमें वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए, हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि कोई भी प्रोसेस का एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है सीपीयू में। तो रेडी क्यू से प्रोसेस सीपीयू में गई, सीपीयू में वो टोटल कितना टाइम लगा रही है उसे कहते हैं हम वर्स्ट टाइम। ठीक है, कि उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना होगा। अब आता है कंप्लीशन टाइम, का मतलब होगा कि उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होने में, वो अराइव हुई, वो कंप्लीट होने में उसको कितना टाइम लगा। तो ये आपका कंप्लीशन टाइम है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम को का एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, टीएटी, मतलब टर्न अराउंड टाइम इक्वल कंप्लीशन टाइम, मतलब वो प्रोसेस कब कंप्लीट हुई और वो कब आई थी। तो इसमें वर्स्ट टाइम हटा देंगे तो वो आपका क्या निकल जाएगा, कंप्लीशन टाइम, की वो प्रोसेस कब कंप्लीट हुई। फर्स्ट टाइम हटेगा तो ये टीएटी वो निकलता है कि आपकी प्रोसेस कब कंप्लीट हुई और वो कब आई थी। इसमें वर्स्ट टाइम को हटा देंगे तो ये आपका निकलेगा टीएटी, टर्न अराउंड टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉलेज में एंटर हुए, वो हमारा अराइवल टाइम था। ठीक है, और हम कॉलेज से कब एग्जिट हो रहे हैं वो हमारा कंप्लीशन टाइम है, कि हम यहाँ से कंप्लीट करके निकले। लेकिन इसके बीच में आपने क्या करा, फर्स्ट टाइम क्या कहता है कि आपने कितनी देर यूटिलाइजेशन किया, आपने क्लास कितनी देर अटेंड की, तो वो फर्स्ट टाइम आ गया। लेकिन हमने यहाँ पर टीएटी क्या कह रहा है कि हम आए थे और हमने कितनी बजे हम गए, तो इसके बीच के टाइम को निकाला जाता है कि आपने बीच में क्या किया, फ्री टाइम। तो वो समझ लो आपका एक तरीके से टीएटी है, टर्न अराउंड टाइम निकाला जाएगा। अब आता है वेटिंग टाइम, का मतलब है कि एक प्रोसेस में एग्जीक्यूशन के लिए उसको कितना वेट करना पड़ा, दैट इज वेटिंग टाइम। और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू टी इक्वल टी ए टी माइनस बी टी, है ना। टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम का माइनस निकालेंगे तो आपका वेटिंग टाइम आ जाएगा। और रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, जो कि टाइम इज स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, मतलब आपकी प्रोसेस ने कब एग्जीक्यूट करना शुरू करा और वो कब आई थी, इसके टाइम को निकालेंगे तो वो आपका रिस्पॉन्स टाइम होगा। जनरली ये वेटिंग के जैसा ही सिमिलर ही निकलता है, बट ये भी फॉर्मूला आप याद रखें। तो ये हमारा टीएटी, डब्ल्यूटी और आरटी। हमें एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि वो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दे देंगे, प्रोसेस देंगे, उसका एटी देते हैं अराइवल टाइम और बीटी देते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमको देते हैं वो कि आपको पर्टिकुलर इस एल्गोरिथम के थ्रू आपको उसका टीएटी और डब्ल्यूटी का एवरेज निकालना है। तो हमें ऐसा पूरा कैलकुलेट करके ये पूरे एल्गोरिथम को सॉल्व करना पड़ता है। पर आप ये हमेशा याद रखें कि बिना इन टाइम क्राइटेरिया के हम एल्गोरिथम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हमें पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टाइम क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। दूसरा, कि हम कौन सी एल्गोरिथम सॉल्व कर रहे हैं। यदि प्रिएम्प्टिव मोड में कर रहे हैं तो मतलब कि प्रोसेस स्टॉप होगी और दूसरी प्रोसेस उस समय सीपीयू में आएगी। क्योंकि जब यदि सीपीयू में कोई प्रोसेस नहीं है, इट मीन सीपीयू आइडल फेज में है। तो हम लोग जनरली सीपीयू को आइडल फेज में वो ना रहे और ज्यादा से ज्यादा वहां प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। और नॉन प्रिएम्प्टिव में एक बार प्रोसेस सीपीयू में एंटर हुई तो वो तब तक चलेगी जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होती। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी हम नेक्स्ट एक एक करके उन एल्गोरिथम को सॉल्व भी करेंगे, बट आप इतना कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें। थैंक यू।